एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। यानी कि अब तक हमने 6th क्लास की बुक के जो चैप्टर्स थे उनको पढ़ा था। अब बारी है अपने नॉलेज को, यानी कि आपने जो पढ़ा है उसको चेक करने की कि आपने कितने ध्यान से चैप्टर को पढ़ा है। क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन। तो आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, यानी कि हमारी जो बुक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। उसमें बस एक चैप्टर रह गया है, उसको हम कल या परसों किसी भी दिन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन चैप्टर 1 से निकल सकते हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज चेक करते हैं कि आपने कितने ध्यान से चैप्टर को पढ़ा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि लाखों वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे। तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कब की, लाखों वर्ष पहले की। तो लाखों वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी। तो देखिए, लोग नदियों के तट पर ही क्यों रहते थे, यानी कि जो अगर हम प्राचीन जितने भी स्थानों की बात करें, प्राचीन जितनी भी बस्तियां हैं, गांव हैं, नगर हैं, वो सभी नदियों के किनारे ही क्यों थे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए नदियों के किनारे जो नगर पाए जाते हैं वो काफ़ी समृद्ध होते हैं, और इसलिए प्राचीन समय में भी ऐसा ही होता था। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले कौन सी फसल को उपजाना आरंभ किया। तो देखिए, अगर हम 8000 वर्ष पहले की बात करें तो स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ, इन दो फसलों को उगाना आरंभ किया था। यही दो फसलें थी जिन्हें सबसे पहले उगाया गया था। अगला है कि आरंभिक लोगों ने किस पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अभी तो बात हो गई फसलों की, अब बात करते हैं पशुओं की। यानी कि देखिए, जो सबसे पुराना मानव था वो क्या करता था, जंगल से जो भी मिलता था उसका वो क्या करता था, उसको इकट्ठे कर लेता था। यानी कि फल फूल जो भी मिले उनको इकट्ठा कर लिया और वहाँ खा लिए, फिर उसके बाद दूसरी जगह चले गए। इस तरीके से मतलब वो लोग रहते थे और जानवरों का शिकार कर लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, खुद से फसलें उगाना शुरू किया। लोग जो पशु थे उनको पालतू बनाना शुरू किया। इस तरह उनके जीवन में कुछ बदलाव हमें देखने को मिले। तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि किन पशुओं को पालतू बनाया गया था सबसे पहले। तो आपका आंसर होगा भेड़, बकरी, गाय और बैल। ये 4 पशु थे जिन्हें सबसे पहले पालतू बनाया गया था। यानी कि जो आरंभिक लोग थे उन्होंने इन्हें ही पालतू बनाना शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि गेहूं और जौ किस स्थान पर उगाए गए थे। तो देखिए, गेहूं और जौ जो थे वो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर उगाए गए थे। तो देखिए, जो हमारे भारतवर्ष में जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाला जो इलाका है, मतलब उस दिशा में ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं, सुलेमान और किरथर। वही दिशा जो है उत्तर पश्चिम दिशा कहलाती है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड, जब तक प्रश्न आता है आपके सामने, सीधे आपको यहाँ आंसर नहीं दिखता है, तो आप जब तक अपने दिमाग में आंसर सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और लास्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देखिए, गारो पहाड़ियाँ जो है वो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। जो आपके मेघालय, असम, उधर का जो इलाका है वहाँ आपकी गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था। तो चावल की अगर हम बात करें तो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में, और ये विंध्य पहाड़ियाँ हमारा जो भारत है उसके मध्य भाग में पड़ती हैं। और इन पहाड़ियों के उत्तर में, यानी कि इन पहाड़ियों के ऊपर की तरफ जो स्थान है वहाँ पर चावल सबसे पहले उपजाया गया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि सहायक नदी किसे कहते हैं। तो देखिए, वो नदी जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है वो एक सहायक नदी होती है। जैसे कि अगर हम आपको समझाने के लिए बात करें तो यमुना नदी है, वो जब अपने उद्गम स्थान से निकलती है उसके बाद थोड़ा आगे जाकर पहले तो स्वतंत्र रूप से चलती है, उसके बाद जाकर वो गंगा में मिल जाती है। तो इस तरीके से जो यमुना है वो गंगा की सहायक नदी हुई। तो सहायक नदी वो होती है जो बाद में जाकर किसी अन्य बड़ी नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि 4700 वर्ष पूर्व
किन नदियों के किनारे आरंभिक जो नगर थे वो फले फूले थे? तो देखिए सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे, देखिए यहाँ भी नदियों की बात की गई है कि जो आरंभिक नगर थे अधिकतर वो सभी नदियों के किनारे ही फलते फूलते थे। तो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। अगला है कि 2500 वर्ष पहले किन नदियों के किनारे फूले? तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे, यानी कि गंगा और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं इनके किनारे आरंभिक नगर कितने वर्ष पहले? 2500 वर्ष पहले। अगला प्रश्न है कि सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि गंगा की एक सहायक नदी का नाम बताए या सोन किस नदी में जाकर मिल जाती है। इस तरीके से प्रश्नों को वो घुमाकर आपसे पूछ सकते हैं। अगला है कि गंगा के दक्षिण में उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए गंगा के दक्षिण में या सोन नदी के आसपास का जो इलाका है उसकी अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि एक महाजनपद भी था। इसके बारे में हम जो हमने बुक पढ़ी थी अपनी 6th क्लास की उसमें बात कर चुके हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन समय में जो लोग थे वो यात्राएं क्यों करते थे? ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि यात्राएं क्यों की जाती थी पुराने समय में। तो देखिए एक तो काम की तलाश में लोग यात्राएं करते थे। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी, यानी कि अगर एक जगह पर बाढ़ आ गई है तो लोग दूसरी जगह पर चले जाते थे, या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई तो लोग वहाँ से चले जाते थे। इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी लोग यात्राएं किया करते थे। अब है कि हमारा जो देश है उसके लिए हम किन नामों का प्रयोग करते हैं? तो देखिए हम अपने देश को इंडिया भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं। तो इंडिया और भारत इन दो नामों का प्रयोग करते हैं हम अपने देश के लिए। अगला प्रश्न है कि इंडिया जो शब्द है वो किस शब्द से निकला है? तो देखिए ये जो शब्द है वो इंडस शब्द से निकला हुआ है और इंडस से ही क्या बना? इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि भरत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो देखिए इतिहास की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर पूछा है कि किसके लिए किया जाता था। तो देखिए उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह था, उनके लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था और इसी से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अगला है कि संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है? तो देखिए ऋग्वेद है जो कि संस्कृत की आरंभिक कृति मानी जाती है और सबसे प्राचीन कृति है, सबसे पुराना वेद है हमारा कौन सा? ऋग्वेद। इसके अलावा हमारे 3 वेद और हैं, यानी कि कुल जो हमारे वेदों की संख्या है वो कितनी है? वो 4 है। तो हमारे पास 4 वेद हैं जिसमें सबसे पुराना है हमारा ऋग्वेद। अगला है कि ऋग्वेद कितने वर्ष पुराना है? ये भी आपके लिए प्रश्न हो सकता है। तो देखिए 3500 वर्ष पुराना है और अगर आपसे ईसा पूर्व में पूछे तो देखिए 1500 ईसा पूर्व हो गया, और क्योंकि 2000 ईस्वी वर्ष उसमें से घटा दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर नॉर्मल पूछे तो आप 3500 वर्ष बताएंगे कि 3500 वर्ष पुराना है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि एक शब्द होता है पांडुलिपि, तो अंग्रेज़ी में इस शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए पांडुलिपि को अंग्रेज़ी में मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है और ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है मैन्यू शब्द से निकला है, जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसका जो मतलब होता है वो होता है हाथ से। ठीक है, तो हाथ से जो लिखा जाता था उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। अगला है कि पांडुलिपियों में किन विषयों की चर्चा मिलती है? तो देखिए जितनी भी धार्मिक मान्यताएं होती थी उस समय की और व्यवहार होते थे, इसके अलावा राजाओं के जीवन के विषय में भी यहाँ पर चर्चा मिलती है और औषधीय ज्ञान और विज्ञान आदि की भी इन पांडुलिपियों में हमें चर्चा देखने को मिलती है। अब अगला प्रश्न है कि अतीत में जो बनी वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो देखिए अतीत में या इतिहास में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अभिलेख क्या है? तो देखिए अभिलेख जो है वो पत्थर या कोई भी धातु जैसी कठोर सतह हो उस पर कोई भी लेख अगर हम उत्कीर्ण करवा देते हैं, यानी कि जो प्राचीन समय के राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, पत्थरों पर या
धातु जैसी किसी चीज़ पर अपने जो भी आदेश होते थे उनको उत्कीर्ण करवा देते थे, उसे ही अभिलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जो शासक होते थे वो अपने आदेशों को उत्कीर्ण क्यों करवाते थे? तो देखिए, इसलिए करवाते थे जिससे लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। अगला है कि जो पांडुलिपियाँ हैं वो किससे बनाई जाती थी? तो पांडुलिपियाँ जो होती थी वो भुर्ज पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। भुर्ज नामक एक पेड़ होता है, उसकी छाल पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, यानी कि उन पर हाथ से लिखा जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि पांडुलिपियाँ जो होती थी वो कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए, मंदिरों में और विहारों में ये पांडुलिपियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो उस समय जो आम लोग होते थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट है कि बीसी का अर्थ क्या होता है? तो बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट है एक शब्द है एडी। तो एडी का अर्थ यहाँ पर हमसे पूछा है, तो एडी का अर्थ हो जाएगा आपका एनो डोमिनी। नेक्स्ट है कि सीई का अर्थ क्या होता है? तो सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा। बीसीई की अगर हम बात करें तो बीसीई का अर्थ जो होता है वो होता है बिफोर कॉमन एरा। तो देखिए, आपकी जितनी भी ये शब्दावलियाँ हैं ये आपकी तिथियों से संबंधित है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के पहले की तिथियों को कैसे जाना जाता था, उनके बाद की या उस सन को किस नाम से जाना जाता है, ये सारी जो टर्म है उसी से रिलेटेड हैं। तो ये थे आपके चैप्टर 1 से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं। एक एक लाइन से यहाँ पर प्रश्न बना हुआ है, इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं जाएंगे अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।